Hello students, Jai Hind everyone. I hope all are fine. Chapter 10 is History, Indian Fine Arts and Architectures. In this chapter, we shall discuss about different types of painting, oil painting, scroll painting, and we discuss different types of traditions. We also discuss in this chapter कि क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं in 18th century, 19th century and 20th century में. So let's start our chapter Indian Fine Arts and Architectures. History of colonialism and nationalism. न्यू डेवलपमेंट्स इन आर्ट में क्या क्या डेवलपमेंट हो रहे थे विद द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर मुगल पैट्रोनेज टू आर्ट ऑल्सो डिक्लाइन. तो जैसा कि पिछले चैप्टर्स में हमने पढ़ा कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने मुगल्स को खत्म कर दिया था, अपने कंट्रोल में इंडिया को ले लिया था. तो जैसे जैसे मुगल खत्म होते गए वैसे वैसे उनके द्वारा लाई गई आर्ट, लिटरेचर, आर्किटेक्चर पर भी असर पड़ने लगा और वो भी धीरे धीरे खत्म होने लगे. The painters from the Mughal courts moved to South India and some moved to the Himalayan states in the north seeking patronage. तो मुगल कोर्ट में जितने भी आपके पेंटर्स थे कुछ साउथ इंडिया चले गए तो कुछ हिमालयन स्टेट्स में माइग्रेट कर गए, चले गए वहां पर छोड़कर. आप समझ रहे हैं कि आर्टिसंस जाने लगे थे, हमारे पीजेंट्स भी परेशान थे ब्रिटिशर्स से. तो जब पेंटर्स मुगल्स ही नहीं रहे तो मुगल के कोर्ट के पेंटर्स भी कहाँ जाते, तो कुछ गए साउथ इंडिया और कुछ गए हिमालयन स्टेट्स. Two of the regional styles that gained importance during this period were the Rajasthani style and the Pahari style. तो दो तरीके के स्टाइल यहाँ पर फेमस होने लगे. The paintings produced by these schools depicted minute details of the day-to-day lives of common people, including religious ceremonies and court scenes. तो इन पेंटिंग्स में क्या चेंज था कि इस पेंटिंग में लोग क्या क्या एक्टिविटी करते हैं उसकी छोटी छोटी डिटेल्स दी हुई थी. ओके, इसके अलावा वो रिलीजियस सेरेमनीज कैसे करते थे, हमने पढ़ा है कि इंडिया में सेरेमनीज, रिलीजियस सेरेमनीज का काफ़ी लंबा इतिहास रहा है, काफ़ी समय से यहाँ पर रिचुअल्स सेरेमनीज होती आई हैं. इसके अलावा कोर्ट सीन्स का मतलब जो दरबार में हुआ करता था, इस टाइप की पेंटिंग दिखने लगी. These paintings reveal the use of a rich blend of colors. Some of them were also based on Indian melodies called Ragmala. तो काफी सुंदर कलर से ऐसी पेंटिंग्स को तैयार किया जाता था और यहाँ पर इंडिया की जो मेलोडीज थी उनको भी इंक्लूड किया जाने लगा. Another classical style of painting that became quite popular during this period were Tanjore, Anglicized name of Thanjavur paintings. This classical art form has been named after its place of origin. तो तंजौर पेंटिंग्स बड़ी ही ट्रेंड में आने लगी उस समय पे और तंजौर नाम इसको मिला क्योंकि ये वहीं से ओरिजिन हुई थी और वहीं से ओरिजिनेट हुई थी, वहीं से इनकी शुरुआत हुई थी. Palace interiors of Thanjavur were covered with mural decorations based on stories from the Puranas. Now, emergence of imperial art forms. The Europeans brought about new trends in art. अब ब्रिटिशर्स आए, यूरोपियंस अपनी ही एक अलग आर्ट लेकर आए. Along with merchants, many artists from Europe also came to India. They brought with them new techniques and approaches, such as the idea of realism. तो यूरोप से जिस तरीके से हमारे देश में ट्रेडर्स आए व्यापार करने के लिए, भाई ट्रेड करने के लिए ट्रेडर्स आए, इसी तरीके से यूरोप से कई सारे पेंटर्स और आर्टिस्ट भी हमारे कंट्री में आए. The painters introduced a new technique called oil painting and made lifelike paintings. In contrast to the existing miniature forms, however, the main focus of imperial art was to portray the superiority of the British people and their culture. तो भाई पहले अपनी डे टू डे एक्टिविटीज को ये लोग पेंटिंग में दिखाते थे, पर क्योंकि चेंज होने लग गया था ब्रिटिशर्स के आने के बाद और यूरोप से पेंटर्स भी आए, आर्टिस्ट्स भी आए, चेंज ये हुआ कि जहां पहले कोर्ट के सीन्स दिखाए जाते थे, जैसा कि मैंने आपको बताया
कि दरबार में क्या हो रहा था, इसकी पेंटिंग बनाई जाती थी, राजा की पेंटिंग बनाई जाती थी, मुगल एम्परर्स की पेंटिंग बनाई जाती थी। ओके, इसके अलावा हमारे इंडिया की जो मेलोडीज थी उनको इंक्लूड किया जाता था। पर अब जो पेंटर्स आ रहे थे, जो आर्टिस्ट्स आ रहे थे, वो ब्रिटिशर्स की सुपीरियरिटी को दिखाते हुए पेंटिंग्स बनाते थे। यानी कि किनकी पेंटिंग्स बनती थी? ब्रिटिशर्स की। ऑयल पेंटिंग ट्रेंड में आ गया। नाउ लैंडस्केप पेंटिंग. Some European artists followed the popular imperialist tradition of picturesque landscape painting. In this style, India was shown to be a quaint land that needed to be explored by the adventurous British artists. तो अब लैंडस्केप पेंटिंग बनने लगी। लैंडस्केप पेंटिंग एक स्टाइल था एक्चुअली, जिसके अंदर इंडिया को इस तरीके से डिपिक्ट किया जाता था कि इंडिया में बहुत कुछ है, पर उसको एक्सप्लोर ब्रिटिशर्स कर रहे हैं, यानी जो ब्रिटिशर्स हैं उनके आर्टिस्ट कर रहे हैं। इंडियाज लैंडस्केप वॉज शोन एज रग्ड एंड वाइल्ड। मतलब इंडिया को ये लोग बहुत खराब दिखाते थे, रफ दिखाते थे, गंदा दिखाते थे, जंगली सा दिखाते थे। थॉमस डैनियल एंड हिज नेफ्यू विलियम डैनियल बिलोंग्ड टू द ट्रेडिशन ऑफ पिक्चर्स्क लैंडस्केप पेंटिंग। ना पोर्ट्रेट पेंटिंग, एक हो गई आपकी लैंडस्केप, दूसरी थी आपकी पोर्ट्रेट पेंटिंग। Patronized by the rich and the powerful, the art of portrait painting became very popular in colonial India. Earlier, miniature portraits of most Indian rulers were made. The Europeans produced portraits in much larger size, which reflected the wealth, status, and lavish lifestyles of the personalities whose portraits were painted. तो पहले जिस तरीके से राजा महाराजाओं की और इंडियन रूलर्स की, जो हमारे राजा थे, जो एम्परर्स थे, सुल्तान थे, इनकी पेंटिंग्स बनाई जाती थी, इनको बड़ा ही पावरफुल, बड़ा ही ग्रैंड, बड़ा ही शानो शौकत के संग उस पेंटिंग में दिखाया जाता था। ये इसका एक एग्जाम्पल्स आपको हमारे मॉन्यूमेंट्स में और म्यूजियम्स में मिल सकता है। आप म्यूजियम में जाइएगा, म्यूजियम में आपको बड़ी बड़ी पेंटिंग्स मिलेंगी इंडियन रूलर्स की, और बड़ा ही उनका जो पेंट करते थे, उसके आसपास का जो पेंट करके माहौल दिखाया जाता था, वो ऐसा लगता था कि मतलब ग्रैंड दिखाते थे उसको। बड़े ही अच्छे से पोशाक में आपको राजा पेंट, मतलब राजा की पेंटिंग मिलेगी, उसके कोट दिखेंगे, उसकी बड़ी सी थ्रोन नजर आएगी। पर जैसे जैसे टाइम बदला, यूरोपियंस आए, यूरोपियंस ने अपना वेल्थ, अपना स्टेटस दिखाते हुए पेंटिंग्स बनवाना शुरू किया। जॉन Joffrey and George Willison were famous portrait painters who came to India in search of lucrative work. Many Indian Nawabs commissioned oil portraits by European painters. For example, the Nawab of Awadh commissioned Tilly Kettle to paint his portrait. तो जैसे जैसे यूरोप से आने लगे थे आपके पेंटर्स, वैसे वैसे भाई उन्हें तो काम चाहिए था, तो ब्रिटिशर्स तो उनसे पेंटिंग्स बनवाते ही थे। इसके अलावा हमारे यहाँ के भी कुछ नवाब, कुछ रूलर्स ऐसे थे जो अपनी पेंटिंग्स बनवाते थे। जैसे कि अगर हम बात करें नवाब ऑफ अवध की, तो नवाब ऑफ अवध ने टिली कैटल को अपॉइंट किया कि भाई मेरी पेंटिंग बनाओ। देखो ये है द पेंटिंग ऑफ द नवाब ऑफ अवध, सुजाउद्दौला बाय टिली कैटल। नाउ हिस्ट्री पेंटिंग, अब हम बात करेंगे हिस्ट्री पेंटिंग की। तो देखिए, हमने सबसे पहले किसकी बात करी? हमने बात की थी लैंडस्केप पेंटिंग की, जिसमें इंडिया को बड़ा ही रफ रग्ड दिखाया जाता था। दूसरी हमने बात करी पोर्ट्रेट पेंटिंग की, जिसमें ब्रिटिशर्स को और जैसे किसी का पिक बनाया जाता, किसी का पेंटिंग बनाई जाती थी, पिक नहीं पेंटिंग बनाई जाती थी, उसको बड़ा ही ग्रैंड दिखाया जाता था, उसकी बड़ी ही लैविश सी पेंटिंग बनाई जाती थी, जिसमें उसकी वेल्थ नजर आए, उसका स्टाइल नजर आए। कुछ हमारे इंडियन रूलर्स भी थे जिन्होंने ऐसे पेंटर्स को काम दिया और अपनी पेंटिंग्स बनवाई, जैसे कि ये थे आपके नवाब ऑफ अवध। अब हम बात करेंगे हिस्ट्री पेंटिंग की। Another popular form of imperial art was history painting that used themes from various episodes of British imperial history. The painters depicted the British and their actions in the favorable light. These paintings displayed the power and supremacy of the British. तो हिस्ट्री पेंटिंग के अंदर ब्रिटिशर्स से रिलेटेड पेंटिंग्स बनाई जाती थी, जिसमें कि ब्रिटिशर्स को सुप्रीम बताया जाता था। मतलब ब्रिटिशर्स सबसे ऊंचे हैं, सबसे ज्यादा सुप्रीम है, उनसे ऊपर कोई नहीं है।
Francis Heman's painting of Mir Jafar welcoming Robert Clive after the Battle of Plassey was displayed for the public in the Vauxhall Gardens in London. History painting imprinted irreversible images of imperial triumphs in the minds of the English people forever. तो जैसा कि एक ये पेंटर का नाम दिया हुआ है जिन्होंने एक पेंटिंग तैयार की, फ्रांसिस हेमन, इन्होंने एक ऐसी पेंटिंग बनाई जिसमें मीर जाफर बैटल ऑफ प्लासी के बाद रॉबर्ट क्लाइव का स्वागत कर रहा है। तो इस टाइप की जो इमेजेस थी ये पब्लिक प्लेसेस पर लगाई गई जिससे लोगों को पता लगे कि ब्रिटिशर्स किस तरीके से इंडिया को जीत रहे हैं। Now changing status of the court artist, तो उन आर्टिस्ट के बारे में अब हम बात करेंगे जो पहले हमारे यहाँ के नवाब या हमारे यहाँ के एम्परर्स के कोर्ट में हुआ करते थे, उनके साथ क्या हुआ। The advent of the European painters affected the lives of various court artists. Some Indian rulers, such as Tipu Sultan of Mysore, tried to protect the Indian artists and their art forms by patronizing them. The walls of the Mysore palace were covered with paintings done by local artists. तो जैसे जैसे हमारे जो एम्परर्स थे, रूलर्स थे, वो ख़त्म होते जा रहे थे और ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में हमारा इंडिया जाता जा रहा था, उसके साथ साथ जो आर्टिस्ट थे, जो वहाँ के, जो हमारे यहाँ के रूलर्स के कोर्ट में हुआ करते थे, उन आर्टिस्ट का भी काम ख़त्म होता जा रहा था, उन्हें काम नहीं मिल रहा था। पर कुछ रूलर्स ऐसे थे जो कि चाहते थे कि हमारे इंडिया के आर्टिस्ट बचे रहें। उनमें से एक थे आपके टीपू सुल्तान। उन्होंने ऐसे आर्टिस्ट्स को काम दिया, अपने पास बुलाया, रखा उन्हें, और मैसूर का जो पैलेस है उसकी दीवारों पर बहुत सारी पेंटिंग्स हैं। आप देखिएगा, अगर आपको जाने का मौका नहीं मिल रहा है तो आप यूट्यूब पर या गूगल पर उसकी पेंटिंग्स देखिएगा, बहुत ही प्यारी पेंटिंग्स है। सबसे खास बात उस पैलेस की है कि दीवारों पर तो है ही, प्लस उसकी जो सीलिंग है यानी छत है और उसकी जो फ्लोर है वहां पर भी आर्टिस्ट्स ने पेंटिंग्स बना रखी हैं। मैंने खुद पर्सनली देखा है, बहुत ही सुंदर पैलेस है वो। However, in other places, many local artists turned to the British for patronage. In Bengal, the British managed to appoint puppet rulers who encouraged the local painters to adopt the European techniques in local paintings. जब ऐसे लोगों को काम नहीं मिला, जो लोकल आर्टिस्ट थे उन्हें काम नहीं मिल रहा था, तो उन्हें ब्रिटिशर्स के पास ही जाना पड़ा अपने काम के लिए। ब्रिटिशर्स ने उन्हें अपॉइंट किया, रखा। पर उनका मानना ये था ब्रिटिशर्स का कि अगर हम इन पेंटर्स को काम दे रहे हैं तो ये उसी तरीके से पेंटिंग्स बनाएंगे जैसा कि हम चाहते हैं, हमारी टेक्निक से ही ये लोग पेंटिंग ड्रॉ करेंगे। They produced a large number of images of historical buildings and monuments, festivals, trade, crafts, plants and animals. These paintings were collected by the British officials and came to be known as company paintings. These often served as memories of their stay in India. तो ये जो लोकल आर्टिस्ट थे इन्होंने कई सारी पेंटिंग्स बनाई, फेस्टिवल्स की, ट्रेड की, क्राफ्ट्स की, और उसके बाद इन ये सारी की सारी जो पेंटिंग्स थी वो कंपनी की थी, तो इसलिए इनका नाम रखा गया कंपनी पेंटिंग्स, और ये इनकी यादें बनकर इंडिया में रह गई। Now काली घाट पेंटिंग्स. A new style of popular art developed in the 19th century in many cities of India. In Bengal, around the pilgrimage center of the temple of Kali Ghat, local village scroll painters and potters developed a new style of art. They gave a three-dimensional effect to their religious paintings. तो ये 3D इफेक्ट के साथ अपनी पेंटिंग्स बनाते थे। आप 3D का मतलब समझते हैं? 3D का मतलब और भी ज़्यादा उसमें डिटेल्स नज़र आएंगी और थोड़ी सी उभरी हुई होती थी वो पेंटिंग्स। Gradually, these painters started depicting social life under the British rule in the late 19th century. तो जैसे जैसे समय बढ़ता गया वैसे वैसे इनकी पेंटिंग्स में भी ब्रिटिशर्स की झलक देखने को मिली कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स अपना काम करते हैं। तो ये भी जो पेंटिंग्स बनाते थे इसमें धीरे धीरे ब्रिटिशर्स का आपको काफ़ी सारे ट्रेसेस देखने को मिलेंगे। They ridiculed people who adopted a Western lifestyle and criticized the corrupt priests. Kali Ghat painters later adopted the process of lithography, that is, engraving the outlines of gods and goddesses on stone,
that were later reproduced on paper. तो ये एक नई टेक्निक थी। ये नई टेक्निक क्या थी कि इस टेक्निक का नाम था लिथोग्राफी। लिथोग्राफी क्या होता है कि आपने सबसे पहले पत्थर पर एक आउटलाइन बना ली, जो भी आपको ड्रॉ करना है उसकी आपने आउटलाइन बना ली, और उसके बाद आपने उसको पेपर पर दोबारा से रिप्रोड्यूस करवाया। With the advent of the printing press, thousands of pictures and images were produced and sold at cheap prices in the market. पर जैसे ही प्रिंटिंग प्रेस आई, वैसे ही बहुत सारी पिक्चर्स, इमेजेस प्रिंट होकर मार्केट में बहुत सस्ते में बेची जाने लगी। Raja Ravi Verma, one of the most celebrated painters of the 19th century, was Raja Ravi Verma, who belonged to the family of the Maharaja of Travancore in Kerala. तो 19th century के जाने माने पेंटर थे राजा रवि वर्मा। He tried to create a style that was both modern and national. He painted themes from Indian mythology using the Western techniques of oil painting and realistic life study. तो इंडियन माइथोलॉजी यानी कि पौराणिक कथा, ओके, पौराणिक कथा का मतलब जो पुरानी पुरानी कहानियां हैं हमारे इंडिया की, और जो मान्यताएं हैं उनको डिपिक्ट करते हुए ये पेंटिंग बनाते थे। पर जो इनका स्टाइल रहता था वो इंडियन नहीं था, वो वेस्टर्न था, यानी कि ये ऑयल पेंटिंग्स का इस्तेमाल किया करते थे। ऑयल से मतलब ऑयल जितने भी कलर्स होते हैं उनको यूज करके ऑयल पेंटिंग्स बनाया करते थे, पर बनाते थे इंडियन माइथोलॉजी की। He depicted on canvas stories of Mahabharata and Ramayana and other stories from Indian mythology. Bengal School of Arts. A new stream of nationalist artists emerged in Bengal and supported the art form developed by Abanindranath Tagore, who was nephew of Rabindranath Tagore. तो अब कुछ और नए आर्टिस्ट आने शुरू हो गए। वो थे नेशनलिस्ट आर्टिस्ट जो कि सपोर्ट करते थे अबनिंद्रनाथ टैगोर की आर्ट्स को। They disagreed with the art form developed by Raja Ravi Verma and blamed that it was more imitative and westernized. तो ऐसे लोगों को राजा रवि वर्मा के द्वारा बनाई गई जितनी भी आर्ट्स थी वो पसंद नहीं आती थी, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि ये कॉपी की गई है। They belonged to the Bengal School of Art to develop a more Indianized art form. They developed new paintings based on the style of miniature painting and the ancient art of mural painting. Abanindranath Tagore's best known painting was that of भारत माता। तो देखो इसको अंडरलाइन कर लो, मैंने पहले ही सर्कल किया हुआ है कि जो अबनिंद्रनाथ टैगोर की सबसे फेमस आर्ट है वो है भारत माता की पेंटिंग। Gaganendranath Tagore and Jamini Roy were some other famous painters belonging to this school. These artists were also impressed by Japanese art forms. Rabindranath Tagore established a school of painting, Kala Bhavan, in Shanti Niketan. इसको अंडरलाइन करिएगा कि रविंद्रनाथ टैगोर ने एक स्कूल भी बनाया था पेंटिंग के लिए, स्कूल ऑफ पेंटिंग, एंड इसको बनाया गया था शांति निकेतन में। Nandalal Bose, a student of Abanindranath Tagore, was a prominent teacher of this school. Other famous painters of the 20th century were Amrita Shergill, Benade Bihari Mukherjee, A. Ramchandran, and many others. Amrita Shergill is considered one of the most prominent women painters of the 20th century. तो अगर हम women painters की बात करें तो अमृता शेरगिल काफी फेमस थी उस टाइम पर। डेवलपमेंट्स इन म्यूजिक, तो आप सब जानते हैं जिस तरीके से ड्राइंग पेंटिंग करना एक आर्ट है, इसी तरीके से म्यूजिक भी एक आर्ट है। हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक मेड ग्रेट प्रोग्रेस ड्यूरिंग द 20th century. Music became popular among the masses. Pandit Vishnu Narayan wrote the first modern book on Hindustani classical music. तो सबसे पहली किताब जो क्लासिकल म्यूजिक पर लिखी गई, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक पर, वो लिखी पंडित विष्णु नारायण जी ने। He created and explained the rags in an easy language. Pandit Vishnu Digambar was a famous Hindustani classical singer. Western music also had an influence on the Indian music scene, and new instruments such as the violin were adopted. तो वेस्टर्न म्यूजिक की झलक भी हमारे इंडियन म्यूजिक में देखने को मिली। दूसरा, वहीं से हमने अडॉप्ट किया वायलिन को।
In South India, rulers of Mysore provided patronage to musicians who belonged to the genre of Carnatic music. Tyagaraja, Muthuswami, and Shyam Shastri were considered the trinity of Carnatic music. Now, Rabindra Sangeet. So, a new form of music written and composed by Rabindranath Tagore added a new dimension to Indian music in general and Bengali music in particular. तो एक नई फॉर्म आई म्यूजिक की और उसको लेकर आए रविंद्रनाथ टैगोर. Tagore wrote some 2,230 songs dealing with varied themes. अलग अलग थीम पर इन्होंने देखो लगभग 2,500 गाने लिखे. They were greatly influenced by Indian classical music, folk songs, as well as Western music. Rabindra Sangeet has evolved into a distinctive school of music with many famous exponents. Now, developments in dance. तो जैसे म्यूजिक एक कला है वैसे ही डांस भी एक कला है, डांस भी एक आर्ट है. India has had a long tradition of dancers and dance styles since the Asian period. तो देखो ये हम सबको पता है कि एशियन पीरियड में भी अगर कुछ भी खुशी का माहौल होता था, इवन हार्वेस्टिंग भी होती थी, तो भी लोग गाना गाकर और डांस करके अपनी खुशी को जाहिर किया करते थे. तो एशियन टाइम से ही डांस हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में है. However, earlier dance performances were held at temples or in courts. In the 20th century, classical dance performances were organized on stage. तो 20th century से पहले जो गाने ये जो डांस होते थे ये होते थे टेम्पल्स में और कोर्ट्स में यानी दरबार में. पर 20th century से ये जो डांस था, म्यूजिक था, ये स्टेज पर आ गया. Rukmini Devi was a famous Bharatanatyam dancer who established the dance school, Kalakshetra. She faced many protests as earlier this dance form was practiced only by Devdasis in the temples. तो जब इन्होंने कला क्षेत्र की शुरुआत की तो काफ़ी इन्हें अपने अगेंस्ट चीज़ें देखने को मिली क्योंकि लोगों ने ये पसंद नहीं किया, क्योंकि ये माना जाता था कि जो भरतनाट्यम डांसर है और इन्होंने जो अपना स्कूल खोला है ये स्कूल ऐसे नहीं खोल सकती और जो डांस फॉर्म ये सिखाना चाहती हैं वो सिर्फ टेम्पल्स में देवदासी ही कर सकती हैं. इन शांति निकेतन a new dance form called Rabindra Nritya evolved, which was a blend of many different dance forms. Now Uday Shankar, he is regarded as the pioneer of modern dance in India. Underline करिएगा इसे. A world-renowned Indian dancer and choreographer. He was best known for adapting Western theatrical techniques to the traditional Indian techniques. तो ये फेमस इसलिए थे क्योंकि इन्होंने वेस्टर्न और इंडियन दोनों ही टेक्निक्स को मिला दिया था. He was strongly influenced by the European ballet. He placed Indian dance on the world map by performing in various Western countries. और देखो इन्होंने पूरे विश्व में काफ़ी सारी वेस्टर्न कंट्रीज ऐसी थी जहाँ इन्होंने अपनी डांस परफॉर्मेंसेस दी और लोगों को हमारे इंडिया के कल्चर के बारे में पता लगा. Now developments in literature. There was a rapid growth in Indian literature in the 19th and 20th centuries. While earlier writings were in Sanskrit, Arabic, Persian or English. During this period, great literary works were produced in vernacular languages as well. तो देखो पहले जो किताबें लिखी जाती थी, जो लिटरेरी वर्क होता था, लिटरेरी वर्क का मतलब जितनी भी किताबें, मैगजीन या कुछ भी लिखे हुए जो होता है काम, दैट इज लिटरेरी वर्क्स. तो जो पहले लिटरेरी वर्क होता था वो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में होता था, चाहे वो अरेबिक हो चाहे वो संस्कृत हो. पर बाद में ये वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में भी लिखी जाने लगी. मतलब जो लिटरेरी वर्क था उसको वर्नाकुलर लैंग्वेज में लिखा जाने लगा. वर्नाकुलर लैंग्वेज होती है हमारी लोकल लैंग्वेज. ओके, तो जिस जगह पर लिटरेरी वर्क किया गया, जिस जगह का था वो उसी भाषा में उसको तैयार किया गया जिससे वहां के लोकल लोग भी उसको पढ़ पाए. The following features have been witnessed in the literary works of this period. The writers drew inspiration from everyday lives of common people, their sufferings, joys and struggles. Earlier literature was mainly based on religion and mythology. तो देखो changes क्या क्या हुए literary work में.
पहले लोग भगवान के बारे में लिखते थे, पौराणिक कथाओं के बारे में लिखते थे, देवी देवताओं के बारे में लिखते थे। ओके, लिटरेरी वर्क जो होता था, जो पुराण लिखे जाते थे। पर अब जो लोग लिटरेरी वर्क करते थे वो लोगों की जिंदगी को देखते हुए करते थे, लोगों की खुशी बताते थे, किस चीज में खुशी है उनकी, क्या उनको दिक्कत है, क्या परेशानी है। ओके, उनकी स्ट्रगल्स क्या है, किन चीजों से वो गुजर रहे हैं। तो जैसे जैसे चेंज आया वैसे वैसे राइटर्स के अंदर भी चेंज आया और वो पौराणिक कथाएं छोड़कर कहाँ आ गए, लोगों के बारे में लिखने के लिए। Many different styles of writing, such as short stories, essays, and dramas, were written in prose style. Early literary works were mainly composed in verse. Literature became a tool for the spread of nationalist sentiments as well. National leaders such as Mahatma Gandhi and Jawaharlal Nehru wrote powerful works in English. तो nationalist sentiments को भी काफी सपोर्ट मिला किताबों से, लिटरेरी वर्क से, क्योंकि महात्मा गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू जैसे नेशनलिस्ट थे जिन्होंने किताबें लिखी, जिन्होंने उस समय आर्टिकल्स लिखे, जिससे लोगों तक ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो ब्रिटिशर्स पॉलिसी लाते थे, तो ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो भी चीजें उन्हें पता लगती थी वो इनके लिटरेरी वर्क से ही पता लग पाती थी। लिटरेचर reflected the changes taking place in the contemporary society. Many of India's most famous literary masterpieces were written in Bengali. Rabindranath Tagore received the Nobel Prize for Literature in 1913 for his work गीतांजलि। इसको अंडरलाइन करिएगा कि रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए 1913 में क्या मिला था, नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। He wrote a large number of poems, songs, essays, novels, plays, and short stories. Sharat Chandra Chatterjee, Bankim Chandra Chatterjee, and Michael Madhusudan Dutt were some other famous Bengali writers. Sharat Chandra novels such as Parinita and Devdas reflected the life of common men and women and became hugely popular. तो देखो ये तो हमें भी पता है, इवन इन पे तो बुक क्या बोलते हैं, मूवीज भी बन चुकी हैं। परिणीता मूवी बनी है, देवदास मूवी बनी है, तो इन्हीं ये शरत चंद्र की ही कहानियों पर आधारित है। बंकिम चंद्र चैटर्जी composed वंदे मातरम for his novel आनंद मठ which became the national song of India। तो देखो बंकिम चंद्र चैटर्जी ने जो वंदे मातरम लिखा अपने आनंद मठ यानी अपनी किताब, अपनी नॉवल के लिए, आगे जाके वो क्या बन गया, नेशनल सॉन्ग बन गया हमारे इंडिया का। In the medieval period, Hindi literature mainly consisted of religious and philosophical poetry in dialects like Avadhi and Brij. The most famous figures of this period were Kabir and Tulsidas। तो कबीर और तुलसीदास तो हम अपनी किताबों में भी पढ़ते हैं, आपने कबीर के दोहे पढ़े हैं, आपने तुलसीदास की भी काफी सारी जो रचनाएं हैं वो अपनी किताबों में हिंदी की में पढ़ी हैं। In the 20th century, Munshi Premchand and Bharatendu Harishchandra were the prominent exponents of modern Hindi literature. Premchand's novels such as Godan, Seva Sadan, Rangbhumi and Kayakal dealt with social issues such as inequality in the society and child marriage। तो देखो प्रेमचंद ने कितनी अच्छी अच्छी नॉवेल्स लिखी हैं, गोदान, सेवा सदन, तो इन सब में सोशल इश्यूज के बारे में डिस्कस किया गया है कि किस तरीके से छोटे बच्चों की शादी कर देते थे और सोसाइटी में इनइक्वालिटी थी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, Sumitranandan Pant and Mahadevi Verma were the famous Hindi poets. There was remarkable progress in Urdu literature as well। तो देखो ये तो हिंदू लिटरेचर पर तो काम हो ही रहा था, इसके अलावा उर्दू लिटरेचर पर भी बहुत अच्छा काम हुआ। Mirza Ghalib was perhaps the first great shair of Urdu who was a contemporary of Bahadur Shah Zafar, the last Mughal emperor. Premchand wrote short stories in Urdu. Ghulam Abbas, Shahadat Hasan Manto, Rajendra Singh Bedi, Krishan Chandar and Ismat established the short story as a major writing form in the Urdu literature। तो देखो प्रेमचंद ने भी छोटी छोटी कहानियां लिखी उर्दू में। इसके अलावा जो बहादुर शाह जफर के टाइम के थे वो थे मिर्जा गालिब, जो कि पहले शायर थे। Now, other famous writers of this period were
फकीर मोहन सेनापति, हेमचंद्र, उमाशंकर, पन्नालाल, राजेंद्र, अमृता, हरिनारायण, बेगम मोहम्मद, ओहो कितने सारे लोग थे, गुराजाद। देन देखिए सुब्रमण्य भारती वॉज अ फेमस तमिल पोएट। तो देखिए इन सारे जितने भी लिटरेरी वर्क इनके जो है ये आपको एक बार देखने हैं। देखिए कितने फेमस थे ये उस समय पर। नाउ प्रिंटिंग प्रेस, इसके बाद तो सारी चीजें बहुत बदल गई। प्रिंटिंग प्रेस के आने के बाद लिटरेरी वर्क और भी ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि पहले लोगों को हाथों से लिखना पड़ता था पर अब प्रिंट निकल सकते थे। The Portuguese brought the art of printing to India in the 16th century. The first book was printed in Goa in 1557. The first printing press was established in Calcutta in 1778. तो इंडिया में सबसे पहले जो प्रिंटिंग प्रेस स्टैब्लिश की गई वो थी कलकत्ता में। Printing was mainly done through the process of lithography. The father of Indian press, James Hickey, started the publication of the Bengal Gazette from Calcutta. The Bombay Herald, the first newspaper from the Bombay, came out in 1789. तो Bombay Herald सबसे पहला न्यूज़पेपर था आपका बॉम्बे का। It was soon followed by the Bombay Courier and the Madras Courier. अमृता बाजार पत्रिका, the Tribune, केसरी, the Hindu जो आज भी चल रहा है, were famous as the newspapers that were printed in this period. इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा कि कौन कौन से न्यूज़पेपर्स आपके उस समय पर प्रिंट हुआ करते थे। Now growth of vernacular press. तो समाचार दर्पण इन बंगाली, मतलब देखो अब लोग एक ही लैंग्वेज में नहीं पढ़ते थे चीज़ों को, अपनी लोकल लैंग्वेज में भी पढ़ना पसंद करते थे। अब भाई किसी को इंग्लिश नहीं आती तो वो तो हिंदी में न्यूज़पेपर चाहेगा ना। तो अब वर्नाक्युलर प्रेस का भी हो चुका था ट्रेंड, यानी कि जैसे अगर हम देखें समाचार दर्पण ये बंगाली में होता था। फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1818 was the first newspaper in an Indian language. The Bengal Gazette was another newspaper in Bengali. In 1822, the first Gujarati newspaper named Bombay Samachar was published from Bombay. तो देखो गुजरात में भी अब गुजराती में भी न्यूज़पेपर आने लग गए, बंगाली में भी आने लग गए। In 1826, the first Hindi newspaper named the Odant Martant was launched from Bengal. Newspapers in vernacular languages became a prominent tool in the spread of nationalist sentiments. तो जिस समय पर हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे अपनी आज़ादी के लिए, उस समय न्यूज़पेपर ने बड़ा हमारा साथ दिया, क्योंकि उसी में ब्रिटिशर्स की खराब पॉलिसीज, उनके द्वारा किए गए एक्सप्लॉइटेशन के बारे में काफ़ी कुछ लिखा हुआ मिलता था। Raja Ram Mohan Roy's Sambad Comedy in Bengali and Miratul Akbar in Persian served as platforms for his social and religious reforms. Now, developments in architecture. The coming of Europeans such as the British, Dutch, French and Portuguese led to the introduction of various European architecture styles in India. तो यूरोपियंस जब आए तो अपने साथ अलग कल्चर लेकर आए, यानी डच कल्चर लेकर आए, फ्रेंच कल्चर लेकर आए, ब्रिटिश इंग्लिश कल्चर लेकर आए। The European powers constructed many utilitarian structures in the trading and administrative centers that they set up. Local craftsmen were also trained to develop new skills and use them. Remnants of these styles can still be seen in places such as Puducherry and Goa. Colonial architecture is a part of India's diverse culture. काफ़ी सारी monuments, काफ़ी सारा buildings आज भी हमें इन लोगों की देखने को मिलती हैं। The British built monuments which glorified the power of the British Empire, such as the mighty Victoria Memorial in Kolkata. तो देखो जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो अपनी शान और शौकत को दिखाने के लिए यहाँ पर उन्होंने काफ़ी लैविश और काफ़ी ग्लोरीफाइड बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन यहाँ पर किया। उनमें से एक एग्जाम्पल है कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल का। In the 1920s and 1930s, a Swiss-French architect, Lee Corbusier, visited India. He designed the beautiful buildings of Chandigarh such as the Secretariat. Impressive examples of colonial architecture can be seen in hill stations such as Shimla and Darjeeling and cantonment areas of cities such as Delhi and Lucknow. तो देखो इसमें हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था
कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने दिल्ली में मॉन्यूमेंट्स बनवाए। इसके अलावा शिमला, दार्जिलिंग में भी काफ़ी उनका आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा आपको। इसके अलावा कैंटोनमेंट एरिया दिल्ली और लखनऊ के भी उन्हीं के द्वारा बनाए गए हैं। Now it is a case study. You have to do this case study by yourself. Okay. Soon you will be provided with the exercises of this chapter on the WhatsApp group. You have to do the question answers by your own. Okay. Question answers are very easy. You can